वेलकम है आप सभी का तनो क्लासेस में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड द्वारा जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है 2021 का, उसी का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू सोल्व करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 एनुअल मॉडल सेट केमिस्ट्री निराशा शास्त्र। तो बिहार बोर्ड द्वारा जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया जाता है बोर्ड एग्जाम का, एनुअल एग्जाम का, वो जारी कर दिया गया है 2021 का। तो आज हम लोग इसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू सोल्व करेंगे। तो इसमें आपको टोटल जो मार्क्स रहता है वो 70 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, यानी 35 मार्क्स का आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और 35 मार्क्स का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू पूछा जाता है। और 35 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू रहता है उसमें आपको टोटल दुगुना यानी डबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं। मतलब आपको 70 क्वेश्चन रहता है। कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 70 रहता है, उसमें से आपको 30 क्वेश्चन का सिलेक्शन करना पड़ता है, 30 क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ता है। और टाइम जो आपको मिलता है वो 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेट है। और बिहार बोर्ड जो एग्जाम लेता है तो वो एनुअल एग्जाम में जो जिस पैटर्न के क्वेश्चन पूछते हैं वो उसी टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन वो बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चंस को डील करेंगे, सारे क्वेश्चंस का आंसर को मेरे साथ कमेंट करते हुए चलेंगे। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू को सोल्व करेंगे। यहां आपको बताया जा रहा है कि 1 × 35 मतलब क्या कि आप 35 क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। उसमें से आपको जो है एक नंबर क्वेश्चन यानी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू में आपको 1 नंबर यानी 1 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है, विच टाइप ऑफ क्रिस्टल इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में आपको बताया गया है। आप सॉलिड का क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, ये सब क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड है। पॉलीमर हो गया, रबर हो गया, ये सब क्या है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। आगे चल के आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड का 5 टाइप बताया गया था। कितना टाइप, 5 प्रकार बताया गया था। ठीक है, तो उसी में से एक प्रकार होता है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है, सिंपल सी बात है, ग्रेफाइट जो है क्या सहसंयोजक मतलब है, सहसंयोजक क्रिस्टल है। यानी व्हिच टाइप इज ऑफ क्रिस्टल इज ग्रेफाइट, कोवालेंट टाइप यानी कोवालेंट है। ठीक है, इस तरह से आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होता है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को यहां समझ में नहीं आता होगा कि पिंड केंद्रित किसको कहते हैं। देखिए पिंड केंद्रित कहते हैं बीसीसी को। क्या कहते हैं, बीसीसी को यानी बॉडी सेंट्रोइड यूनिट सेल। अब बीसीसी क्या होता है भाई, हम जानते हैं, सिंपल सी बात है, क्यूबिक सेल जो होता है वो क्या होता है, इस टाइप का होता है। कितना, इसी टाइप का होता है। उसमें जो एटम रहते हैं 8 कॉर्नर पर 8 एटम रहते हैं। सही बात है, 8 कॉर्नर पर 8 एटम उपस्थित रहते हैं। और इसमें जो एक खासियत ये होती है कि 8 कॉर्नर पर 8 एटम उपस्थित रहते हैं। और हम जानते हैं कि एक एटम का जो योगदान होता है कॉर्नर का वो 1/8 यानी 1/8 पार्ट अपना कंट्रीब्यूशन करता है, यानी परमाणु का यानी क्यूब के निर्माण करने में, यानी क्रिस्टल के निर्माण करने में। तो 1/8 × 8 करेंगे क्योंकि घन की संख्या 8 है और एक का जो योगदान होता है वो 1/8 होता है। तो 1/8 × 8 करेंगे तो टोटल करके 1 आएगा। और इसमें बीसीसी में यह होता है कि एक एटम इसका सेंटर पर उपस्थित रहता है। कहां रहता है, एक एटम इसका सेंटर पर उपस्थित रहता है। और जो सेंटर पर रहता है उसका पूरा योगदान होता है, पूरा कंट्रीब्यूशन होता है यौगिक का निर्माण में यानी क्रिस्टल का निर्माण में। ठीक है, तो एक एटम आपका यहां से निकल गया और एक एटम आपका यहां से निकल गया, तो 1 + 1 = 2। तो 2 आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होता है। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होता है। अब आगे बढ़ेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन का आप लोगों को कमेंट करना है और सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते हुए चलना है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन रहेगा फिर हम उसमें बाद में रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे, बाद में सारे कमेंट को रिव्यू करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि विलेन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है, एन एग्जांपल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन। विलेन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है घनत्व या फिर द्रव्यमान या फिर कवचनांक, उन्नयन या फिर ताप। देखिए यहां जो उदाहरण हो जाएंगे ये हो जाएंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या हो जाएंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एग्जांपल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बाकी घनत्व और द्रव्यमान और ताप जो है वो क्या है, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होते। कवचनांक, उन्नयन जो वो क्या होते हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका सी ऑप्शन करेक्ट होता है थर्ड नंबर क्वेश्चन का। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा मतलब जो पैटर्न रहता है, मतलब पूछने का जो तरीका रहता है बोर्ड एग्जाम का, यानी बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछने का तरीका रहता है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, तो इसी पैटर्न पर आपको पूछे जाएंगे क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन का जो स्ट्रेंथ रहेगा, क्वेश्चन का जो पावर रहेगा, यानी क्वेश्चन का जो एक तरह से जो होता है स्ट्रेंथ रहेगा वो इसी टाइप का रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है। ठीक है, Which of the following substance produce maximum depression of freezing point? I का मान जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा करेगा, मतलब हिमांक अवनमन ज्यादा उत्पन्न करेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, I का मान निकालेंगे। तो I का मान निकालने के बाद आपको क्या करना है, जस्टिफाई क्या करना है कि जिसका I का मान ज्यादा होगा वो क्या करेगा, हिमांक अवनमन ज्यादा उत्पन्न करेगा। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर K2SO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, K2SO4, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर होता है। अब देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि NaCl द्रव NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त
मुक्त होता है। आप मैट्रिक स्टैंडर्ड में भी पढ़े हैं, आपको भले इंटर में नहीं बताया जाए तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको देनी चाहिए। आप जानते हैं कि जब वैद्युत अपघटन होता है, जब इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है, तो उसमें आपका दो रड रहता है, दो मतलब जो होता है ये रहता है रड रहता है, और एक जो रहता है प्लस, एक माइनस रड रहता है, एक प्लस रड रहता है। जो माइनस रहता है उसको कहते हैं कैथोड, क्या कहते हैं उसको कैथोड, जो प्लस रहता है उसको कहते हैं एनोड। तो आप सोचिए धातु किधर जाएगा, धातु प्लस होती है तो वो धातु जो प्लस होती है वो किसके ओर जाएगा, माइनस की ओर जाएगा। तो यहां को कह रहा है कि द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन पर कैथोड पर मुक्त होता है, तो प्लस कौन सा है, Cl माइनस, क्लोरीन तो माइनस होता है तो क्लोरीन मुक्त नहीं होगा। सबसे पहले आप NaCl का क्या करेंगे, द्रवित करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो Na प्लस निकलेगा, क्या निकलेगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस निकलेगा। तो यहाँ Na प्लस वाला हो गया, Cl माइनस वाला हो गया, तो Cl जो है ये माइनस वाला चार्ज हो गया तो ये जाएगा कहाँ, एनोड के पास, और Na जो प्लस वाला चार्ज हो गया इसके ये जाएगा कैथोड के पास, क्योंकि कैथोड जो प्रवृत्ति का होता है वो माइनस प्रवृत्ति का होता है, वो खींचेगा मतलब प्लस वाले को। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होता है, यानी द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है तो क्या हो जाएंगे, Na यानी सोडियम जिसको कहते हैं, ठीक है, जिसका परमाणु संख्या 11 होता है। अब 5th नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर होता है। अब आगे बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर आपको आना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव जो है प्लस 0.76 वोल्ट है, तो इसका जो मानक अवकरण होगा, यहाँ क्या था, ऑक्सीकरण अवकरण, जिसको अगर ऑक्सीकरण और अवकरण का अगर थ्योरी पता होगा तो उनको पता होना चाहिए कि ऑक्सीकरण जितना विभव रहता है उसका जस्ट आपको उल्टा कर देना, मतलब उसमें माइनस चिन्ह लगा देना, वो हो जाएगा अवकरण का विभव। क्या हो जाएगा, अवकरण का विभव। तो आप सिंपल सी क्या करेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीकरण का विभव दिया गया है प्लस 0.76 वोल्ट, तो आप क्या करेंगे, इसमें माइनस लगा देंगे, आगे क्या माइनस लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 0.76 वोल्ट, ठीक है, मतलब सेम रहेगा, सिर्फ आपको माइनस लगा देना है। तो यहाँ आपका दिया है ऑप्शन बी सी में दिया, ठीक है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होता है, ठीक है। तो इफ द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज 0.76 वोल्ट देन इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होता है। अब आगे बढ़ेंगे 7th नंबर क्वेश्चन करा कि चीनी के प्रतिलोपन, क्या कह रहा है कि चीनी के प्रतिलोपन को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज बनने की अभिक्रिया को किस निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। सही बात है, ये आपका रिएक्शन है, ये आपका रिएक्शन दिया गया है, आपको रिएक्शन में जो है वो चीज आपको यहाँ कथन में बताया गया, लेकिन आपको यहाँ पूछ दिया क्वेश्चन कि यह अभिक्रिया है प्रद्वितीय कोटि का या फिर एक अणु का या फिर छद्म प्रथम कोटि का, जिसको सूडो ऑर्डर कहते हैं, यानी सूडो फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं, द इन्वर्जन ऑफ कैन एंड शुगर ऑफ टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिएक्शन, ये रिएक्शन के साथ रिप्रेजेंटेड किया गया है। तो आपको ये रिएक्शन का ऑर्डर पूछा जा रहा है। अब ऑर्डर जानते हैं ना, ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, के बराबर मोल पर पावर n-1 लीटर पर पावर के बराबर मोल पर पावर 1 - लीटर पर पावर n-1 पर सेकेंड। आप क्या करते हैं, के निकालते हैं, उससे आपको ऑर्डर का पता चल जाता है। तो यहाँ जो ये रिएक्शन होगा, ये अभिक्रिया होगा छद्म प्रथम कोटि का, किसका, यानी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। क्या होगा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपका 7th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसी अभिक्रिया का वेग, सही बात है, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जाता है। वेग बराबर हो जाएंगे k × k2 a पर पावर 2 b पर पावर 1 हो, 0 कुछ नहीं तो 1 है। तो इस अभिक्रिया का आपको कोटि पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, कोटि। देख आपको इंग्लिश में कह रहा है कि द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एट रेट इज इक्वल टू k × b, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वुड बी, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वुड बी मतलब रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, आपको बताया गया कि a का जो पावर है 2 और जो प्लस b पर जो पावर है वो कितना 1 हो जाएगा, तो बराबर 3, यानी पावर को जोड़ देना है, ऐड कर देना है, तो वो क्या हो जाएंगे, रिएक्शन का मतलब कोटि हो जाएंगे, मतलब इसका जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर हो जाएंगे। तो 1 + 2 = 3, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होता है। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्वेश्चन दिखाई रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। द माइग्रेशन का मतलब आप समझते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाना क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है। तो कोलाइडी कण जो विद्युत क्षेत्र में, यानी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कण का जो गमन होता है उसको क्या कहते हैं, द माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। क्या कहते हैं उसको भाई, अपवहन कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं, पायस कहते हैं, फिर वैद्युत कण संचलन कहते हैं। देखिए इसको जो कहते हैं वैद्युत कण संचलन, क्या कहते हैं इसको, वैद्युत कण संचलन, यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोफोरेसिस। द माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होता है 9th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है कहलाता है।
द नेचुरल सब्सटेंस फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज प्रॉफिटेबल इज कॉल्ड। क्या कहते हैं, सिंपल सी बात है, आप जानते हैं कि अयस्क से क्या की जाती है, धातु की प्राप्ति की जाती है, जिसको क्या कहते हैं, और कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये क्या हो जाएंगे, और। अब सभी अयस्क जो है वह खनिज है, सभी अयस्क खनिज है, पर सभी खनिज अयस्क नहीं होता है, यानी सभी अयस्क क्या है, खनिज है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होता है। देखिए अगर सभी अयस्क अगर मतलब खनिज हो जाएंगे, ये अच्छी बात है, होना चाहिए। अगर हम ये बोलेंगे कि सभी खनिज अयस्क है, तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अयस्क जो है वह मतलब अयस्क से किसी भी धातु का, जैसे कि बॉक्साइट जो है किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है Al2O3। उसके बाद जो हेमेटाइट किसका, लोहा का अयस्क है। इसी तरह से सिनेबार किसका, Hg यानी पारा का है। इसी तरह से क्या किया जाता है कि अयस्क से मतलब धातु का निष्कर्षण किया जाता है। तो 10th नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु है, यानी साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु है द मेटल ऑब्टेन्ड बाय साइनाइड प्रोसेस, क्रोमियम, कॉपर या फिर सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11th नंबर क्वेश्चन। देखिए ये जो हो सिल्वर यानी जिसको क्या कहते हैं, सिल्वर कहते हैं, यानी सोना कहते हैं, जिसको Ag कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, Ag, इसका परमाणु संख्या कितना है पता है ना, 47। Ag कितना, मतलब Ag 47, इसका परमाणु संख्या होता है। और यानी साइनाइड विधि से इसी का मतलब इसी धातु को प्राप्त किया जाता है, सोना को चांदी को, सिल्वर यानी चांदी को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। सिंपल सी बात है, 12th नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं आप। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड वही बनाएगा जिसमें आएगा नजर फोन, यानी FON फोन। देखिए फोन अगर इसमें अगर हाइड्रोजन इसके साथ बनाएगा, मतलब फोन के साथ ही मतलब जो है बॉन्ड बना सकता है ये, और किसी के अलावा किसी के साथ नहीं बनाएगा, किसी की दूसरे के साथ, तीसरे चौथे के साथ दोस्ती नहीं है इसकी, मतलब यही तीनों के साथ दोस्ती है। हाइड्रोजन बनाएगा बॉन्ड तो फ्लोरीन के साथ बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ। अब यहाँ देखिए आपको यहाँ NH3 में N मिल गया, मतलब नाइट्रोजन के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, सही बात है। उसके बाद H2 आपका ऑप्शन बी में दिया है, तो H2O यहाँ नजर आ गया, तो O यहाँ F1 फोन में है, तो O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, सही बात है। उसके बाद HCl जो है, उसके बाद HF है, ठीक है। HF जो है यहाँ आपका फोन में F है, तो फोन के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, सही बात है। बाकी यहाँ देखिए ऑप्शन सी में आपको लग रहा है Cl के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये तो आपका HCl है भाई, ये आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये क्या हो जाएंगे, मतलब इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, यानी क्लोरीन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होता है 12th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछा जा रहा है। सिंपल सी बात, आप क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट का जो फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट क्या निकालेंगे, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकल जाएगा, सल्फर का कितना निकल जाएगा, 0 निकलेगा। कितना निकलेगा, 0 निकलेगा, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों में सबसे प्रबल अम्ल है, यानी सबसे मजबूत कौन है, द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग्स द फॉलोइंग। तो 4 ऑप्शन दिया गया आपको, तो यहाँ जो सबसे प्रबल अम्ल होगा वो कौन सा होगा, वो आप बताइए। देखिए ये जो होंगे ये HF, क्या हो जाएंगे, HF, क्योंकि HF के साथ जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड काफी शॉर्ट होता है, और शॉर्ट बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। शॉर्ट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, लॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड, शॉर्ट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड लॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड। ठीक है, ये आपका थ्योरी होता है। जो लॉन्ग बॉन्ड होगा यानी लंबा बॉन्ड होगा वो क्या होगा, कमजोर होगा, और जो शॉर्ट बॉन्ड होगा यानी उसका लंबाई ज्यादा नहीं होगा, शॉर्ट होगा, तो वो क्या होगा, मजबूत होगा। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि गोताखोरी में शोषण हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है, द मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड इन द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ डाइवर्स। ठीक है, यानी गोताखोर जो संयंत्र का यूज करता है, इंस्ट्रूमेंट्स का जो यूज करता है, उसमें मिक्सचर रहता है। किस चीज का मिक्सचर रहता है भाई, वही आपसे पूछा जा रहा है। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस क्रिप्टन, या फिर नियोन प्लस ऑक्सीजन प्लस क्रिप्टन, या फिर हीलियम प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, या फिर क्रिप्टन प्लस ऑक्सीजन प्लस नियोन। देखिए वहां जो मिक्सचर रहता है वो रहता है हीलियम प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का। किसका, हीलियम प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का मिक्सचर रहता है HON, हॉर्न, HON हॉर्न। ठीक है, आपको हॉर्न, हीलियम ऑक्सीजन नाइट्रोजन, हीलियम ऑक्सीजन नाइट्रोजन, हॉर्न का मिक्सचर रहता है किसमें, गोताखोरी में। हॉर्न का मिक्सचर किसमें रहता है, गोताखोरी संयंत्र में, यानी इंस्ट्रूमेंट में। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि द पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल इज विद इन, यानी किसमें होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा ब्लॉक में पाया जाता है। सिंपल सी बात है, संक्रमण तत्वों का जो स्थान होता है आवर्त सारणी में किसके अंतर्गत होता है, क्वेश्चन आपको पूछा गया। तो सिंपल सी बात है, डी ब्लॉक। क्या ब्लॉक, डी ब्लॉक को क्या कहते हैं, संक्रमण तत्वों का मतलब ब्लॉक कहते हैं। तो संक्रमण तत्वों का स्थान कौन सा, स्थान जो है, स्थान आवर्त सारणी में कहां होंगे, डी ब्लॉक में होंगे। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 16 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण तत्वों के
सरेनिमा का सदस्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सिंपल सी बात है, अगर आपको सीरीज याद है तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाएगा, याद नहीं है तो फिर आपको यहाँ देखिए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं है तो याद कर लेना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई आपको पूछ दिए जाएंगे, इनमें से यानी ट्रांजिशन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मतलब 5 कंपाउंडों का नाम लिखें, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है क्रोमियम, फेरम और मैग्नीज जो है वो क्या है, मतलब प्रथम संक्रमण तत्व के आते हैं, यानी प्रथम संक्रमण तत्वों के श्रेणी में आते हैं, यानी आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होता है। मैग्नीशियम जो है ये प्रथम संक्रमण तत्व यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का ये नहीं है, कंपाउंड नहीं है। तो 17 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन सी राइट आंसर होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि लैंथेनाइड संकुचन किस तत्व के लिए उत्तरदायी है। लैंथेनाइड कंसंट्रेशन इज रिस्पांसिबल फॉर विच फैक्ट, किसके लिए मतलब उत्तरदायी है। तो यहाँ जो उत्तरदायी है ZR और HF की त्रिज्या समान होती है। क्या होती है, ZR और HH की त्रिज्या होती है, जो रेडियस होती है वो क्या होती है, समान होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होता है। ऑप्शन सी रेडियस ऑफ ZR एंड HF आर ऑलमोस्ट सिमिलर। ऑप्शन सी रेडियस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सिंगुलर है ना, ये सिंगुलर, जब इसका प्लूरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेडी, RADDI, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित संक्रमण धातुओं के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है। क्वेश्चन काफी यूनिक है। द आयन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल्स इज डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक के बारे में आप करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, Zn2+ जो हो क्या है, डायमैग्नेटिक है यानी प्रतिचुंबकीय है। तो ऑप्शन सी आपका, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। जटिल कंपाउंड आपको दिया गया, कैसे हम पहचान लिए जटिल कंपाउंड है, ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट बताता है कि ये क्या है, कंपाउंड जो है जटिल कंपाउंड है, जटिल आयन है। तो जटिल आयन जो है CuNH3 पावर है इसमें, तो इसकी जो संरचना होगी वर्गतलीय है। तो उस जटिल आयन में जो Cu2+ का जो प्रसंकरण पूछा जा रहा है, यानी हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा जा रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, सिंपल सी बात है, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने आता है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, DsP2, क्या निकलेगा, DsP2 इसका हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। यहां भी आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है PtC2H4Cl3 पर पावर माइनस है, यानी जो आयन है माइनस है, और इसमें Pt का आपको ऑक्सीकरण पूछा जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो निकालेंगे इसमें, तो Pt का जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगा वो निकलेगा आपका +2, कितना निकलेगा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकलेगा, +2 निकलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया कि सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का आयुपेक नाम नोमेनक्लेचर आप पढ़े हैं। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल का जो आयुपेक नाम हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2-क्लोरोब्यूटेन। क्या हो जाएंगे, 2-क्लोरोब्यूटेन, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होता है। द आयुपेक नेम ऑफ सेक ब्यूटाइल क्या हो जाएगी, सेक ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल को सेक ब्यूटाइल भी कर सकते हैं शॉर्ट में, तो सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, तो क्या हो जाएगा 2-क्लोरोब्यूटेन, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल में विभेद किया जा सकता है। ठीक है, अल्कोहल मतलब प्राइमरी अल्कोहल होता है, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल होता है। तो इसमें जो विभेद कैसे मतलब अंतर किया जा सकता है, वो कौन सा प्रोसेस से अंतर किया जा सकता है, ऑक्सीकरण, लुकास प्रतिकारक विधि, या फिर विक्टर मेयर विधि, या फिर उपयुक्त सभी। 23 नंबर क्वेश्चन आप देखना। देखिए ये जो मतलब विभेद जो किया जा सकता है, ये तीनों विधि से, ऑक्सीकरण, लुकास प्रतिकारक और वेक्टर मेयर, ये तीनों विधि से अप्लाई कर सकते हैं। ये तीनों विधि के द्वारा मतलब टर्सरी, प्राइमरी, टर्सरी एंड सेकेंडरी जो अल्कोहल होता है उसमें क्या डिफरेंस किया जा सकता है। ठीक है, आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। which of the following methods are used to distinguish primary, secondary and tertiary alcohol? all of the above क्या हो जाएंगे, all of the above, ऑक्सीडेशन, लुकास रिएजेंट एंड विक्टर मेयर्स मेथड। ठीक है, तीनों मेथड को अप्लाई किया जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में किसका प्रयोग जो है निश्चेतक के रूप में होता है, जैसे एनास्थेटिक के रूप में, एनास्थेटिक के रूप में किसका प्रयोग होता है भाई, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, एसिटिलीन या फिर मीथेन, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, एसिटिलीन या फिर मीथेन। देखिए एनास्थेटिक के रूप में जो इस्तेमाल होता है, एनास्थेटिक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या टाइम लिया जाएगा इसमें। क्वेश्चन करा कि कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से निम्नलिखित में कौन सा प्राप्त होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड व्हेन कैल्शियम एसीटेट इज हीटेड। ठीक है, मतलब जब कैल्शियम एसीटेट को हीटेड किया जाता है, मतलब गर्म किया जाता है, तो कौन सा जो प्रोडक्ट होगा, जो कौन सा जो उसको कहते हैं उत्पाद, जो कहते हैं हिंदी में, तो वो कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा वही आपको बताना है। ठीक है, ये जो प्राप्त होगा सिंपल सी बात है, जब उसको हीट करेंगे क्या प्राप्त होता है, एसीटोन प्राप्त
प्राप्त होता है, क्या होता है? एसीटोन प्राप्त होने, कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर कौन सा प्राप्त होता है? तो वह एसीटोन प्राप्त होता है। अब देखिए अल्कोहल में कौन रहता है, सिंपल सी बात है, ये क्या होगा यार, अल्कोहल में OH ग्रुप रहेगा, अल्कोहल का ग्रुप रहेगा ना। OH ग्रुप क्या होता है? अल्कोहल का ग्रुप बाउंड OH क्या है? अल्कोहल का ग्रुप है, क्रियाशील मूलक फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल में रहता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिफरेंट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, तो कौन डिफरेंट कर सकता है भाई? फेलिंग विलेन या फिर कास्टिक सोडा या फिर ग्रिग्नार्ड अभिकारक या फिर इनमें से कोई नहीं। 27 नंबर क्वेश्चन फेलिंग विलेन यानी फेलिंग सॉल्यूशन जो है एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है, उसमें डिफरेंट कर सकता है। बाकी ये तीनों में आपका ऑप्शन राइट नहीं होगा, बाकी ऑप्शन आपका ये राइट आंसर होगा, फेलिंग विलेन यानी फेलिंग सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया कि प्राइमरी एमाइन का क्रियाशील मूलक निम्नलिखित में कौन सा है? प्राइमरी एमाइन सिंपल क्वेश्चन। आपको अगर क्रियाशील मूलक अगर सभी चीज का याद है, सभी आपका क्रियाशील मूलक अगर कंप्लीट है तो ये चीज आपको होना चाहिए, याद आना चाहिए। तो क्या हो जाएंगे प्राइमरी केमीन का जो मूलक हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? बोन NH2, क्या हो जाएंगे? बोन NH2 यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्राइमरी एमाइन, तो क्या हो जाएंगे? बोन NH2 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? बोन NH2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इसका नाम क्या है भाई? पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसके घोल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डाइल्यूट इन अ स्लाइटली अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? आपके सामने ऑप्शन रखा गया, फेंटोन अभिकर्मक एजेंट या फिर ल्यूकास एजेंट या फिर वेयर एजेंट या फिर तोलन अभिकर्मक यानी तोलन का अभिकर्मक यानी टोलेंस रिएजेंट। तो इसको क्या कहते हैं भाई? जो इसको जो कहा जाता है इसको कहा जाता है वेयर एजेंट, क्या कहा जाता है? वेयर एजेंट यानी क्या कहेंगे इसको अंग्रेजी में? बेयर्स रिएजेंट। क्या कहते हैं इसको? बेयर्स रिएजेंट यानी तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को क्या कहेंगे? बेयर्स रिएजेंट कहेंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 दिख रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फिनोल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में क्या बनता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड व्हेन फिनोल इज हीटेड विद Zn के साथ गर्म किया जाता है। Zn का परमाणु संख्या कितना होता है भाई? याद है कि भूल गए? Zn का परमाणु संख्या कितना होता है? 30। Zn का जस्ता 30, Zn का परमाणु संख्या 30 होता है, ठीक है। तो जब क्या करेंगे कि जब हीट किया जाता है यानी जब फेनोल को हीट किया जाता है Zn के साथ, तो कौन सा ऑब्टेन प्राप्त होगा यानी कौन सा चीज प्राप्त होगा, मतलब कौन सा प्रोडक्ट होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। नाइट्रोबेंजीन एल्यूमिनियम या फिर बेंजीन या फिर जिंक फिनोक्साइड। देखिए यहाँ बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? जिंक फिनोक्साइड को ठीक करेंगे, उनका हो जाएगा गलत। तो होते प्राप्त जो होते प्रोडक्ट वो जो होते C6H6। तो H6 का क्या नाम है? बेंजीन। क्या हो जाएंगे? बेंजीन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होता है। 30 नंबर क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का जो क्रियाशील मूलक है, ओ भाई कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक अगर आपको याद नहीं रहेगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कैसे सोल्व करेंगे? इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बेस्ड यानी जो होता है रिएक्शन आप कैसे बनाएंगे? तो क्रियाशील मूलक को आपको भूलना नहीं है। क्या होते हैं क्रियाशील मूलक? बॉन्ड COOH। क्या होते हैं? बॉन्ड COOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्लों का जो क्रियाशील मूलक है वो क्या होते हैं? बॉन्ड COOH। अब 32 नंबर क्वेश्चन काफी यूनिक है, सारा क्वेश्चन में तो लगता है दम है। जब क्वेश्चन काफी दम है, जो पढ़ के जाएंगे तो उनको तो चुटकी में बना देंगे। क्या करेंगे? वो चुटकी में बना देंगे। तो यहाँ 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बनिक यौगिक की जो अभिक्रिया NaCO3 के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर फतावट होती है, तो निम्न में से कौन सा यौगिक होता है? यानी निम्न में से वो कौन सा यौगिक है? एल्केन या फिर एसिटिक अम्ल या फिर एथिलिक अम्ल, ठीक है। तो 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ जो हो जाएंगे एसिटिक अम्ल, क्या हो जाएंगे? एसिटिक अम्ल हो जाएंगे। यानी 32 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन करा के ईस्टर को निम्नलिखित में से किस सूत्र से युक्त किया जाता है? ईस्टर को, सिंपल सी बात है, ईस्टर को आप जानते हैं, आपको याद होना चाहिए कि ईस्टर में कितना मिथाइल ग्रुप रहता है? 2। कितना? R मतलब 2 रहेगा। R किसको इंडिकेट करता है? मिथाइल ग्रुप को इंडिकेट करता है। तो ईस्टर में जो सूत्र होंगे, ईस्टर में सूत्र क्या होंगे? और 2 ऑक्सीजन रहता है, तो RCOOR क्या हो जाएंगे? RCOR यानी ईस्टर को सूत्र यही सूत्र से व्यक्त किया जाता है। एंड ईस्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला से होता है। फॉर्मूला किसका? मतलब फॉर्मूला आपका सिंगुलर, फॉर्मूली आपका प्लूरल, रेडियस आपका सिंगुलर, रेडी आपका प्लूरल, ठीक है। तो इसी में सिंगुलर प्लूरल में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको मतलब ये करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहेंगे फॉर्मूला की जगह फॉर्मूले कैसे हो गया ये आपको समझने की जरूरत है। तो यहाँ क्या हो जाएंगे कि ईस्टर को किस सूत्र से? RCOR यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन करा कि नाइट्रो एल्केन क्या है? नाइट्रो एल्केन ही है ना, नाइट्रो एल्केन के अवकरण से बनता है, ठीक है। नाइट्रो एल्केन देखिए नोमेनक्लेचर जो होता है उसमें एक वर्ड का अंतर होता है, एक शब्द का ये बोलते एक लेटर का एक अक्षर का अंतर होता है। आप IUPAC नेम पढ़े होंगे, इसमें नोमेनक्लेचर में उसमें एक शब्द का अंतर होता है, एक वर्ड का अंतर होता है। एक वर्ड का अंतर से बहुत सारा कंपाउंड है पूरा रिएक्शन ही चेंज हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोगों को ध्यान से
से पढ़ना है। ऑप्शन आपके सामने सेकेंडरी एमीन, टर्सरी या फिर प्राइमरी एमीन या फिर क्वार्टरनरी लवण। तो यहाँ जो हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे, प्राइमरी एमीन यानी नाइट्रो एल्केन के अपकरण से बनता है। तो क्या बनता है, प्राइमरी एमीन बनता है। प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक यानी फंक्शनल ग्रुप भूल गए क्या, बॉन्ड NH2। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में 35। क्वेश्चन करा कि डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म है। द कॉमन बेस प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए और आरएनए पढ़े हैं, तो डीएनए और आरएनए में तो यहाँ जो पढ़े हैं, तो डीएनए और आरएनए में जो समान जो भस्म पाए जाते हैं वो कौन सा पाए जाते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया। तो यहाँ जो कॉमन जो रहता है ना उसमें गुआनिन और जो होता है एडेनिन और साइटोसिन, गुआनिन एडेनिन साइटोसिन, ये तीनों चीज कॉमन रहता है। मतलब ये तीनों चीज जो है डीएनए में भी पाया जाता है और आरएनए में भी पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में कौन साधारणतः मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। एंजाइम, विटामिन, प्रोटीन या फिर हार्मोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज generally not prepared by human body. Which of the following is generally not prepared by human body? यानी हमारे शरीर में ये नहीं बनता, सामान्यतः हमारे शरीर में नहीं बनता। हम कुछ खाते हैं, जो भी खाते हैं उससे हमकी खाद्य फसल से इसकी प्राप्ति होती है। तो कौन नहीं बनता भाई, विटामिन। क्या नहीं बनता, विटामिन नहीं बनता। बाकी एंजाइम, प्रोटीन और हार्मोन जो है वो हमारे शरीर में खुद बनता है, विटामिन नहीं बनता। विटामिन हम बाहरी सोर्स से खाते हैं, बाहरी जो भी चीज खाते हैं, खाद्य पदार्थ खाते हैं, उसी से हमको विटामिन की प्राप्ति होती है। विटामिन डी चाहिए तो जाइए धूप में बैठ जाइए। विटामिन डी मतलब सोर्स जो होता है, मतलब सोर्स जो होता है, मेन सोर्स वो धूप का मतलब किरण जो होता है, वो मतलब जो होता है प्रकाश का किरण धूप के से यानी सूरज से निकलता है, तो वो काफी मतलब ये विटामिन डी का मतलब सोर्स होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको एस्कॉर्बिक एसिड चाहिए, विटामिन सी अगर चाहिए तो खट्टा फल या फिर खट्टा पदार्थ खाएंगे तो उसकी पूर्ति होगी। तो 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होता है। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 37 क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में किस बहुलक में एमाइड बॉन्ड होता है। किस बहुलक में एमाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स हैज एमाइड बॉन्ड। एमाइड बॉन्ड किस में पाए जाएंगे। ऑप्शन काफी यूनिक क्वेश्चन है। नायलॉन 6, टेरिन या फिर टेफ्लॉन या फिर बेकेलाइट। तो कौन सा बॉन्ड में पाए जाएंगे भाई, वो पाए जाएंगे नायलॉन 6 सिस्टम में। किस में, नायलॉन 6 सिस्टम में। या क्या पाए जाते हैं, एमाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। अब देखिए ऑर्लोन में एक बहुलक है, यानी ऑर्लोन जो है वो क्या है, एक बहुलक है। कौन सा बहुलक भाई, टेट्राफ्लोरोएथिन या फिर एक्रिलो नाइट्राइल या फिर एथोनिक अम्ल या फिर बेंजीन का किसका बहुलक है, किसका बहुलक है, ऑर्नोल पॉलीमर। ये जो किसका पॉलीमर है वही आपको चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ जो 38 नंबर क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है। ये जो पॉलीमर है ये किसका, एक्रिलोनाइट्राइल। किसका, एक्रिलोनाइट्राइल, ऑर्लोन एक्रिलोनाइट्राइल, ऑर्लोन एक्रिलोनाइट्राइल, ऑर्लोन एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होता है। अब देखिए 39 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। कौन कृत्रिम मतलब समझते हैं ना, वो साइंटिफिक मेथड से उसको तैयार किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल शूटिंग एजेंट नहीं, स्वीटिंग एजेंट। ठीक है, सेक्रेन या फिर एस्पार्टेम या फिर सोडियम साइक्लोमेट या फिर इनमें से सभी। तो ये तीनों के तीनों जो है ना ये आर्टिफिशियल मेथड द्वारा तैयार किया गया है, मतलब स्वीटिंग एजेंट है, मतलब जो है मीठा अभी करता है। तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस आपका राइट आंसर होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार कम करता है। कौन सा दवा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन से रिड्यूस फीवर। तो बुखार कम करने के लिए कौन सा दवाई का इस्तेमाल होता है भाई, सिंपल सी बात है, डॉक्टर बन जाइए। एंटीपायरेटिक। क्या हो जाएंगे, एंटीपायरेटिक। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। लेक्लांत सेल आपका प्राइमरी सेल है, आपका लेड स्टोरेज बैटरी जो है ये सेकेंडरी सेल है। क्या है, सेकेंडरी सेल यानी द्वितीयक सेल है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होता है 41 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 42 क्वेश्चन करके अधिशोषण की प्रक्रिया है पृष्ठीय प्रक्रिया क्या है, सरफेस फिनोमिना है। ये जो है अधिशोषण की प्रक्रिया, जिसको क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन। तो ये जो प्रक्रिया है ये सरफेस फिनोमिना की प्रक्रिया यानी पृष्ठीय घटना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन काफी यूनिक है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन सा। सबसे प्रबल अम्ल मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो यहाँ जो सबसे प्रबल अम्ल जो होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका CCOH। ठीक है, यहाँ आपको आई का मान निकालना पड़ता है, डायरेक्ट आप यहाँ चूज नहीं कर सकते। जिसका आई का मान ज्यादा होगा उसका प्रबल ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है कि टर्सरी एमाइन। टर्सरी एमाइन की आप पहचान कीजिए। आप प्राइमरी एमाइन का आप जानते हैं, बॉन्ड NH2। ठीक है, बॉन्ड NH2 मतलब इसका सिंगल बॉन्ड खाली रहता है, एक मतलब जो है एटम जुड़ा हुआ रहता है। और इसमें जो होगा, अगर टर्सरी एमाइन का मतलब ये होता है कि उसमें तीनों बॉन्ड जो होता है, तीनों बॉन्ड से 3 एटम जुड़ा हुआ रहता है। चाहे 3 एटम अलग अलग हो उससे कोई मतलब नहीं, एन से मतलब 3 एटम जुड़ा हुआ रहता है। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, यहाँ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ, यहाँ भी मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ, यहाँ भी आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ा। ठीक है, यहाँ आपका इथाइल ग्रुप जुड़ा। ठीक है,
तो यहाँ देखिए ये तीनों बोन इसका भरा है, यानी कोई बोन इसका खाली नहीं है, तो यहाँ हो जाएंगे टर्सरी एमाइन। ऑप्शन सी में जो दिया है CH3 बॉन्ड एंड CH3 बॉन्ड CH2 CH3, तो ये आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होता है। ये क्या है? टर्सरी एमाइन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि आरएनए में पाया जाने वाला प्यूरिन भस्म है, आरएनए में पाया जाने वाला प्यूरिन भस्म, द प्यूरिन बेस प्रेजेंट इन आरएनए। तो आरएनए में जो पाया जाता है वो कौन सा भस्म पाया जाता है, यही आपको पूछा गया। तो यहाँ पाए जो जाते हैं यूरासिल पाए जाते हैं, आरएनए में क्या पाए जाते हैं? यूरासिल पाए जाते हैं। 46 करा कि टेफ्लॉन पॉलीस्टायरीन तथा नियोप्रीन सभी है। क्या है? टेफ्लॉन पॉलीस्टायरीन एंड नियोप्रीन ऑल आर क्या है भाई? सब चीज क्या है? 46 नंबर क्वेश्चन। तो ये सब जो है समबहुलक यानी होमोपॉलीमर का प्रकार है। क्या है? होमोपॉलीमर का प्रकार है। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि दर्द निवारण की दवाइयां कहलाती है, क्या कहलाती है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक या फिर उपाशक या फिर एंटीपायरेटिक। पेन किलर मेडिसिन आर कॉल्ड, क्या कहते हैं भाई? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक या फिर क्या कहते हैं? उपाशक कहते हैं, फिर इसको कहते हैं एंटीपायरेटिक। ठीक है, देखिए यहाँ जो पेन किलर को कहते हैं उसको कहते हैं एनाल्जेसिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पेन किलर एनाल्जेसिक, PA। ठीक है, PA इसको आपको याद रखना है, ऐसे याद नहीं रहता कि मतलब मेथड आप कोई भी मेथड से याद रखिए, लेकिन याद रखना हमको जहां तक याद है PA, P से पेन हो जाएंगे, A से एनाल्जेसिक। अगर P होगा तो A चाहिए, P होगा तो A चाहिए, मतलब अगर पेन होगा तो एनाल्जेसिक चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पेन किलर के लिए काम करता है, तो काम जो करता है वो कौन करता है? एनाल्जेसिक करता है। ठीक है, तो 47 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर होता है। अब देखिए 48 का रहा है निम्न में किसमें फ्रैंकेल दोष होता है? फ्रैंकेल दोष किसको कहते हैं? डिफेक्ट है किसको कहते हैं? अगर मैं यार ट्यूब के अंदर यानी क्रिस्टल के अंदर किसी प्रकार का अगर डिफेक्ट आ जाता है, किसी प्रकार का अगर इरेगुलरिटी आ जाती है, किसी प्रकार का अनियमितता आ जाता है, उसी को कहते हैं दोष। मान चलिए कोई एटम है, अगर यानी क्यूब के अंदर कोई एटम मतलब अपना जगह में स्थित है, वो जगह से खिसक गया, मतलब वो जगह से अपना जगह छोड़ करके किसी दूसरे एटम के बगल में चल गया, तो वहां क्या हो गया? डिसअरेंजमेंट हो गया, अरेंजमेंट वहां गड़बड़ा गया, तो इसी को क्या कहते हैं? दोष कहते हैं, डिफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ आपको पूछा कि फ्रैंकेल दोष कौन सा? तो फ्रैंकेल दोष तो पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं? 48 नंबर क्वेश्चन, वो जो पाए जाते हैं AgBr में। किसमें? AgBr क्या है? जिसको कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं ना, इसको सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr में फ्रैंकेल दोष पाए जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर निम्नलिखित में किसका कवचनांक जो होगा सबसे उच्च होगा? 0.1 मोलर। यहाँ देखिए स्मॉल m, थोड़ा सा यहाँ मोलर बोल देते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है, अगर गलत नहीं बोलना है। स्मॉल m किसको इंडिकेट करता है? मोलर को इंडिकेट करता है। किसको? मोलर को इंडिकेट करता है। और कैपिटल M किसको इंडिकेट करता है? मोलर को इंडिकेट करता है। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो यहाँ जो है ऑप्शन दिया आपको 0.1 मोलर NaCl या फिर 0.1 मोलर सुक्रोज या फिर 0.1 मोलर BaCl2 या फिर 0.1 मोलर C6H12O6। ठीक है, यहाँ जो 0.1 मोलर BaCl2 है, इसका मतलब जो होगा कवचनांक होगा सबसे उच्च होगा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होता है 49 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के NaCl के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर धनोत पर जो, ये क्वेश्चन कहीं हमको मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको पेंडिंग में जाने दीजिए, क्योंकि ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी लग रहा है, अभी एक्सप्लेन करेंगे, उसी में 5 मिनट लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जल में H2+ यानी H2 ये भी गैस है, G क्या इंडिकेट करता है? ऐसे करके ब्रैकेट में G लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? गैस है। H2Cl2 भी गैस है, ये भी ब्रैकेट में G लगा हुआ, तो ये भी क्या है? गैस है। ऐसा नहीं कि G लगा हुआ तो ये कुछ दूसरा मैटर हो गया, दूसरा ये मतलब तत्व हो गया। H2+Cl2 = 2HCl। ये अभिक्रिया का जो कोटि होगा, रिएक्शन का जो कोटि होगा, ये जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? तो ऑल ओवर रिएक्शन जो होगा, ये जो एग्जांपल है 51 नंबर क्वेश्चन में आपको जो पूछा गया, ये एग्जांपल आपको दिया गया है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे एनसीईआरटी में तो आपको यहाँ एग्जांपल मिलेगा। ये एग्जांपल जो यहाँ जो है ये किसका एग्जांपल है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, यानी क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया कि किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है भाई? किसी पर, यानी द अमाउंट ऑफ अ गैस एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड डिपेंड्स, किस पर डिपेंड कर रहा है? डिपेंड्स अपॉन, देखिए गैस के ताप पर या फिर गैस के दाब पर या फिर गैस के प्रकृति पर या फिर उपयुक्त सभी पर। तो यहाँ क्या करते हैं? डिपेंड जो करते हैं ये तीनों चीज पर डिपेंड करते हैं। गैस का टेम्परेचर कैसा है और गैस का प्रेशर कैसा है, गैस का नेचर कैसा है, ये तीनों चीज पर डिपेंड करता है। किसी भी चीज का अधिशोषण यानी ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करता है। तो क्या हो जाएंगे? उपयुक्त में से सभी, यानी ऑल ऑफ दिस, यानी ऑल ऑफ दी अदर। ठीक है, तो यहाँ देखिए 53 नंबर क्वेश्चन करा कि कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में निम्नलिखित में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? यानी अत्यधिक। वैसे भी तो कच्चा लोहा में बहुत सारे चीज पाए जाते हैं अशुद्धि के रूप में, यानी जिसको गैंग कहते हैं, तो अशुद्धि के रूप में बहुत सारे चीज पाए जाते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? फास्फोरस या फिर मैग्नीज या फिर कार्बन या फिर सिलिकॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट एज इम्प्योरिटी इन पिग आयरन? इन पिग आयरन यानी कच्चा आयरन जो कहते हैं, तो उसमें जो पाए जाते हैं आयरन,
सॉरी कार्बन की मात्रा में ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कच्चा लोहा में अगर पिग आयरन की बात की जाए उसमें अगर अत्यधिक यानी ज्यादा से ज्यादा अगर अशुद्धि पाई जाती है वो कार्बन की पाई जाती है। इस तरह से 53 नंबर क्वेश्चन का आपका सी राइट आंसर होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54 काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। यही सब क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए ना। आपको एग्जाम में जो भी तैयारी किए हैं आप, बहुत सारे बच्चे ये सोचे होंगे कि हम तो कुछ पढ़े ही नहीं है केमिस्ट्री में, हम ये सब्जेक्ट में कुछ नहीं पढ़े। आप बिल्कुल निश्चित होकर के जो भी चीज पढ़े हैं आप, जो भी चीज आप पढ़े हैं तो उसको याद रखने की कोशिश करेंगे और आगे जो है पढ़ने का जो आपका टारगेट है उसको शॉर्ट में पढ़ने का कोशिश करेंगे। ठीक है, शॉर्ट में पढ़ने का मतलब ये कि तुरंत मतलब ये इधर ध्यान मतलब पूरा कंसंट्रेट होकर के पढ़ने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम का टाइम जो है फिक्स है। मतलब आपके पास 2 महीने का टाइम है, 2 मंथ का आपका बस टाइम है। तो आप 2 मंथ में क्या करेंगे नहीं करेंगे ये चीज अब यही चीज पर इसी टाइम पर आपका रिजल्ट डिपेंड करता है। देखिए हम लोग जो तैयारी करते थे, हम लोग पिछला साल मतलब क्या पढ़े नहीं पढ़े, 5-6 महीना के पीछे मतलब 10 महीना तक 11 महीना तक हम क्या पढ़े नहीं पढ़े, यानी नवंबर दिसंबर तक हम लोग क्या पढ़े नहीं पढ़े वो सब तो पढ़ के रख देते थे। लेकिन अगर हम लोग रिविजन नहीं करते ना वो बहुत सारा चीज भूल जाता है। भले वो पीछे पढ़ के रहे लेकिन वो आगे चल के भूल जाता है। तो रिवीजन होना बहुत जरूरी है और रिवीजन ही मतलब जो करता है अच्छा तरह से वही बढ़िया से कॉपी अच्छा तरह से लिख पाता है। तो रिवीजन बहुत मायने रखता है। जो नहीं पढ़े हैं तो वो पढ़िए, रिवीजन नहीं किए तो ऐसे ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे पूरा सिलेबस को पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू होता है, उसको सॉल्व करना है। क्योंकि इसमें से आप अगर हल्का सा भी मिस्टेक कर देते हैं ना दोस्त तो इसमें आपका 1 नंबर छट जाता है और बहुत दुख की बात होती है अगर 1 नंबर से आपका डिवीजन जो है वो छूट जाता है। ठीक है, किसी का अगर 299 नंबर आ जाए यानी 299 नंबर आ जाए तो उसको जिंदगी भर पछतावा होता है। ठीक है, तो इस 1 नंबर का भी मेहनत होता है, 1 नंबर का भी मायने होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का थोड़ा सा आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 54 करा कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है। तो उभयधर्मी का ऑक्साइड आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ जो ऑक्साइड हो जाएंगे वो हो जाएंगे ZnO। क्या हो जाएंगे? ZnO जो है वो ऑक्साइड है, उभयधर्मी का एग्जाम्पल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविज अम्ल है, यानी लिविज कौन सा एसिड है? विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड। तो स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड पूछी जा रही है। तो यहाँ जो हो जाएंगे BF3 जो हो जाएंगे वो स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड हो जाएंगे। हीलियम का मुख्य स्रोत होता है। ये क्वेश्चन आपको बार बार सोल्व किया गया है। मैंने आप लोगों को ये सेट में आया आपका क्वेश्चन है, ये आपको सेट एनुअल एग्जाम 2021 में पूछा गया। लेकिन ऐसे भी आप लोगों को ये क्वेश्चन कराया गया था कि हीलियम का जो मेन सोर्स होता है वो मोनाजाइट होता है। क्या होता है? मोनाजाइट, यानी मोनाजाइट द मेन सोर्स ऑफ हीलियम, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है? उपधातु यानी धातु, अधातु, उपधातु, मेटल, नॉन मेटल, सब मेटल। ठीक है, तो यहाँ जो मेटलॉइड्स क्या कहते हैं इसको? मेटलॉइड, यानी उपधातु का मेटलॉइड कहते हैं, मेटल नॉन मेटल कहते हैं। मेटलॉइड होता है 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो उपधातु में दोनों के गुण होते हैं, धातु और उपधातु, धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। तो यहाँ जो उपधातु हो जाएंगे वो Sb। क्या हो जाएंगे? Sb। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया कि SO2 में S का परमाणु का जो प्रसंकरण होता है वो क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ S, यानी सल्फर का आपको परमाणु जो है इसका आपको हाइब्रिडाइजेशन यानी परमाणु का जो प्रसंकरण होगा SO2 में इसका आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया। तो यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन होगा सिंपल सा फॉर्मूला आपको अप्लाइड करना है हाइब्रिडाइजेशन का। आपका जो हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा वो कितना रहेगा? Sp2 निकलेगा, यानी SO2 में S का प्रसंकरण हाइब्रिडाइजेशन Sp2 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया कि S3PO3 एक है। ये भी क्वेश्चन आपको कवर कराया गया है, ये भी क्वेश्चन आपको कवर कराया गया है। तो ये क्या है? S3PO3। यहाँ S3PO3 बहुत सारे लोग बोलेंगे S3PO3 जो है त्रिभाषमिक है, नहीं ये द्विभाषमिक है। क्या है? द्विभाषमिक है। S3PO3 इज ए डायबेसिक एसिड। क्या हो जाएंगे? डायबेसिक एसिड। इस तरह से आपका राइट आंसर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होता है। मर्क्यूरस आयरन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? मर्क्यूरस आयरन। मर्क्यूरस आयरन इज द फॉर्मूला ऑफ मर्क्यूरस आयरन। तो मरकरी Hg जो होता है वो क्या कहते हैं उसको? मरकरी कहते हैं। तो मर्क्यूरस आयरन का जो सूत्र होता है वो Hg2+2, 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 नीचे भी प्लस ऊपर भी प्लस, ये क्या हो जाएंगे? मर्क्यूरस आयन हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है कि Au धातु की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो कितना होती है? Au यानी ऑरम, Au का मतलब समझते हैं ऑरम यानी गोल्ड जिसको कहते हैं। गोल्ड की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Au मेटल। तो यहाँ जो Au मेटल का जो ऑक्सीकरण स्टेट होता है, ऑक्सीकरण जो होता है वो नहीं दिया गया आपको, यानी +1 होता है, ना ही +3 होता है, ना ही +1 +3 होता है। इस तरह से आपका नन ऑफ दिस आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया कि Fe का प्रसंकरण निकालिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। तो यहाँ आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है K4FeCN6। ठीक है, ये आपका ब्रैकेट में आप देख लीजिए कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो इसमें आपको क्या करना है कि Fe का आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन जो निकलेगा वो निकलेगा sp3d2। क्या निकलेगा? sp3d2, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होता है 62 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63
क्वेश्चन करा कि एथिल क्लोराइड में एजीसीएन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। इथाइल क्लोराइड ऑन हीटिंग विद एजीसीएन गिव्स, क्या देता है भाई, यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, यानी कौन सा प्रोडक्ट होगा जब इसको हीट किया जाएगा वो आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो हो जाएंगे वो एथिल आयोसाइड यानी एथिल आइसोसाइनेट प्राप्त होता है। क्या होता है, एथिल आइसोसाइनेट प्राप्त होता है। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया कि एथिल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड बनता है, यानी एथिल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है। तो यहाँ आपको विच कंपाउंड फॉर्म से इथाइल ब्रोमाइड और रिएक्शन विद इथाइल अल्कोहल KBr या फिर KBr तथा H2SO4 या फिर Br2 या फिर NH4Br। 64 नंबर क्वेश्चन, यहाँ जो हो जाएंगे Br2 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, Br2 हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन करा है कि सोडियम एथोक्साइड तथा ब्रोमोएथेन अभिक्रिया कर देते हैं, यानी सोडियम एथोक्साइड ऑन रिएक्शन विद ब्रोमोएथेन गिव्स, क्या देते हैं भाई, मेथिल एथिल ईथर या फिर डाइमेथिल ईथर या फिर डाइएथिल ईथर या फिर प्रोपेन। तो ये जो देते हैं ये देते हैं आपका डाइएथिल ईथर, क्या देते हैं, डाइएथिल ईथर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होता है। सोडियम एथोक्साइड ऑन रिएक्शन विद ब्रोमोएथेन गिव्स डाइएथिल ईथर, ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा फॉर्मूला आपको पूछा गया है कि C4H10O कितने समावेवी ईथर प्रदर्शित करते हैं, यानी रिप्रेजेंट करते हैं, कितने आइसोमर से ईथर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंट करेंगे ये करेंगे टोटल 3, कितना समावेवी को रिप्रेजेंट करता है, 3 समावेवी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब शो करता है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों में किस प्रकार इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत मतलब जो होता है आक्रमण होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस विल रेडली अटैक ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, क्लोरोबेंजीन या फिर बेंजीन या फिर फिनोल या फिर टाइलेन। देखिए टॉलिन, ठीक है। तो यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे बेंजीन, क्या हो जाएंगे C6H6 पर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन कहला है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग फॉर्मेलिन के रूप में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फॉर्मेलिन, तो किसका रूप में होता है, किसके रूप में फॉर्मेलिन का मतलब किसका उपयोग जो होता है वो फॉर्मेलिन के रूप में होता है। तो ये जो होता है HCHO का यूज होता है वो फॉर्मेलिन के रूप में होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन कह रहा है कि वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉलेंस अभिकारक को अपग्रेड करता है तो वो कौन सा है। इनमें से कोई नहीं आपको दिया गया है, बहुत सारा ऑप्शन आपको दिया है, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, तो आपको राइट आंसर चूज करना। देखिए यहाँ जो है HCOOH, ये जो है एक कार्बोक्सिलिक अम्ल को टॉलेंस अभिकारक से को अपग्रेड करता है, क्या करता है, अपग्रेड करता है। अब देखिए कलोडल का सूत्र पूछा जाएगा, क्या गया, कलोडल का सूत्र आपको पूछा गया, द फॉर्मूला ऑफ कलोडल। तो कलोडल का सूत्र क्या होता है, तो कलोडल का सूत्र आप पढ़े हैं CCl3CHO जो है कलोडल का सूत्र है। तो टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए, 70 क्वेश्चन आपको पूछा गया है, यानी सेट में जो पूछा गया 70 क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चन को सोल्व किए। और कहीं भी आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको पता चल जाए एग्जाम से पहले कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप एक तरह से उसी प्रकार तैयारी करने लगते हैं, उसी प्रकार आप अपने एग्जाम से की जो तैयारी होती है उसको प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग के पास 2 महीने टाइम लिमिटेड में है, फिर मैं बोल रहा हूँ लिमिटेड में टाइम है, और थोड़ा सा तैयारी कीजिए जम करके, फिर बाद में घूमते फिरते रहिएगा, क्योंकि अभी का टाइम जो है काफी इंपॉर्टेंट टाइम है। आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है, और बोर्ड एग्जाम में हर एक नंबर जो है काफी इंपॉर्टेंट है। हर एक नंबर जो है एक नंबर से आपका जो है डिवीजन होगा, एक नंबर जुट करके आपका डिवीजन का निर्माण करेगा। डिवीजन आप फर्स्ट डिवीजन लाएंगे तो उसका निर्माण करेगा, ठीक है। तो ये मॉडल सेट था केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2019 एनुअल एग्जाम में जो पूछा गया बिहार बोर्ड द्वारा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट उनको मिलना भी बहुत जरूरी है। और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पूरा मटेरियल जो होता है, बेसिक मटेरियल जो होता है एग्जाम्स के लिए काफी इफेक्टिव मटेरियल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।